नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 1 दिसंबर को किसान संगठनों ने बुलाई बैठक, हो सकता है बड़ा ऐलान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एमएसपी पर नरम पड़ी सरकार, चर्चा के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से मांगे 5 नाम। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को मिलेगी रफ्तार, यूपी पूर्व एमएलसी साहब सिंह सैनी शामिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। 1 दिसंबर को किसान संगठनों ने बुलाई बैठक, हो सकता है बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, संसद में 3 कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने को प्रदर्शनकारियों की जीत करार देते हुए पंजाब के किसान नेताओं ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग की और कहा कि 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम की आपात बैठक में भविष्य की रणनीति के बारे में फैसला किया जाएगा। पंजाब के 32 किसान यूनियन के नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान एमएसपी को कानूनी गारंटी और किसानों के खिलाफ मामले वापस लेने तथा आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के परिजन को मुआवजा देने सहित अपनी 6 मांगों का जिक्र किया। साथ ही कहा कि जवाब देने के लिए केंद्र के पास मंगलवार तक का समय है। संसद के शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन सोमवार को दोनों सदनों ने कृषि कानून निरसन विधेयक पारित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा की थी। तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को संसद द्वारा निरस्त किए जाने पर एक किसान नेता ने कहा, यह हमारी जीत है। हम किसानों के खिलाफ मामले वापस चाहते हैं और फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए एक समिति गठित की जाए। उन्होंने कहा, केंद्र के पास हमारी मांगों पर जवाब देने के लिए कल मंगलवार तक का समय है। हमने भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने के लिए एसकेएम की बुधवार को एक आपात बैठक बुलाई है। उल्लेखनीय है, इन 3 कृषि कानूनों को निरस्त किया जाना करीब 40 किसान संघों की मुख्य मांगों में एक था। वे 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 नवंबर को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित किसानों की 6 मांगों पर फौरन वार्ता बहाल करने का अनुरोध किया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एमएसपी पर नरम पड़ी सरकार, चर्चा के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से मांगे 5 नाम। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। 1 साल से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसान अब न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की मांग पर अड़ गए हैं। कृषि कानून वापस लेने के बाद सरकार अब किसानों की इस मांग को लेकर भी नरम पड़ती नजर आ रही है। सरकार ने एमएसपी से संबंधित मसले पर बात करने के लिए 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं। सरकार की ओर से की गई इस पहल के बाद पंजाब के 32 किसान संगठन अपनी तरफ से 2 नाम का सुझाव दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार और एसकेएम के बीच 19 नवंबर से ही बैक चैनल के जरिए वार्ता शुरू हो गई थी। सरकार ने आज एसकेएम से 5 सदस्यों के नाम मांगे हैं, जिन्हें एमएसपी को लेकर बनने वाली कमेटी में शामिल किया जा सके। माना जा रहा है कि एसकेएम की ओर से ये नाम 2 दिन के अंदर भेज दिए जाएंगे। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि बैठक की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बैठक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 4 दिसंबर को ही होगी। एसकेएम ने साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने, एमएसपी को लेकर कानून, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट वापस लिए जाने समेत अपनी सभी 6 मांगों पर कायम है। एसकेएम ने सतनाम सिंह के उस बयान को निजी बताया है जिसमें उन्होंने आंदोलन वापस लिए जाने के संकेत दिए थे। एसकेएम ने कहा है कि हमने आंदोलन वापस लेने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। एसकेएम नेताओं के मुताबिक सिंघू बॉर्डर पर आज हुई बैठक में भी इसे लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। इसे लेकर फुल बॉडी मीटिंग में ही चर्चा की जा सकती है। एसकेएम सूत्रों के मुताबिक 4 दिसंबर को बुलाई गई बैठक में ताज़ा हालात, एमएसपी और अन्य लंबित मांगों को लेकर चर्चा की जाएगी। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसान जब नरेंद्र मोदी कमेटी की 2011 की रिपोर्ट लागू करने और एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं, तब सरकार देश के आर्थिक तंत्र पर बोझ का रोना रोकर इससे बचने के रास्ते तलाश रही है। उन्होंने कहा कि कई सत्ता पोषित अर्थशास्त्रियों को सरकार ने अपने बचाव के लिए आगे कर दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को मिलेगी रफ्तार, यूपी पूर्व एमएलसी साहब सिंह सैनी शामिल। जी हां दोस्तों, यूपी के पूर्व एमएलसी और दायित्वधारी साहब सिंह सैनी मंगलवार को समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सैनी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर पूर्व सीएम रावत ने कहा कि सैनी समाज को कांग्रेस में पूरा सम्मान दिया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में एक टिकट जरूर देने का प्रयास होगा। उन्होंने सैनी को आगामी 26 दिसंबर को हरिद्वार में सम्मेलन कराने को भी कहा।
गोदियाल ने कहा कि सैनी समाज के कांग्रेस से जुड़ने से निसंदेह लोकतंत्रवादी ताकतों को मजबूती मिलेगी। साहब सैनी ने कहा कि हरिद्वार के सैनी समाज लंबे समय से उपेक्षित है। स्थानीय सैनी समाज के अनुरोध पर उन्होंने आज कांग्रेस में शामिल होने का जोखिम लिया है। अब प्रयास करना होगा कि हरिद्वार में समाज का प्रत्येक व्यक्ति कांग्रेस का समर्थन करे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने ऊपर में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर मंगलवार को भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अपराध के आंकड़े इस सरकार की हकीकत को बयां करते हैं। उन्होंने गोरखपुर में पिछले कुछ दिनों के दौरान हत्या की कुछ घटनाओं से जुड़ी खबर को लेकर ट्वीट किया। भाजपा की दूरबीन के ढोल सुहावने हैं, लेकिन असलियत में यूपी में अपराध के आंकड़े डरावने हैं। प्रियंका गांधी ने दावा किया, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में कानून व्यवस्था अपराधियों के सामने सरेंडर है, बाकी प्रदेश का हाल आप समझ सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिना बहस कृषि कानूनों की वापसी पर भड़के पी चिदम्बरम, पीएम मोदी पर किया हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को संसद में बिना चर्चा के पारित किए जाने को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा और यह कहते हुए कटाक्ष किया कि चर्चा रहित संसदीय लोकतंत्र जिंदाबाद है। उन्होंने ट्वीट किया, चर्चा से इनकार करने का कृषि मंत्री का तर्क समझ से परे है। उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष सहमत होते हैं तो चर्चा की जरूरत नहीं होती है। पूर्व गृह मंत्री ने कटाक्ष किया, चर्चा रहित संसदीय लोकतंत्र जिंदाबाद। पिछले करीब 1 वर्ष से विवादों में घिरे और किसानों के आंदोलन का प्रमुख कारण बने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी इस विधेयक को बिना चर्चा के संसद के दोनों सदनों में सोमवार को पारित कर दिया गया। इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित किया जाने का कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने भारी विरोध किया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इन कानूनों को निरस्त करने पर औपचारिक मुहर लग जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी की जनता बीजेपी को जड़ से उखाड़ देगी। अखिलेश बोले, वाराणसी में अक्षयवट को आघात पहुंचाने वालों का क्षय निश्चित। जी हां दोस्तों, वाराणसी में 13 दिसंबर को पीएम मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। इससे पहले ही यूपी में तंज की सियासत शुरू हो गई है। यूपी के पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हल्ला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर 36 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो के साथ अखिलेश ने कहा, काशी में अक्षयवट को आघात पहुंचाने वालों का क्षय निश्चित है। भाजपा राजनीतिक दम से ग्रसित होकर जनभावना एवं जन संवेदना पर निरंतर प्रहार कर रही है। यूपी की जनता भाजपा को जड़ से उखाड़ देगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र के अक्षयवट हनुमान मंदिर स्थित अक्षयवट वृक्ष बीते अप्रैल महीने में अचानक धराशायी हो गया था। अक्षयवट हनुमान मंदिर के महंत नील कुमार मिश्रा और बच्चा पाठक के अनुसार श्री काशी विश्वनाथ धाम का काम करा रही संस्था पीएसपी कंपनी की लापरवाही की वजह से पुण्य वृक्ष ढह गया था। उस दौरान वन विभाग की टीम ने निरीक्षण किया था और वृक्ष को संरक्षित करने की बात कही थी। मंदिर प्रशासन के अधिकारियों ने भी आश्वस्त किया था कि वृक्ष को नए सिरे से संरक्षित करने का हर संभव उपाय किया जाएगा। तब से लेकर आज किसी ने ध्यान नहीं दिया और एक बहुमूल्य पौराणिक धरोहर नष्ट हो गई। और तो और बीते दिनों मार्बल लगाने के दौरान वृक्ष की जड़ को भी हटा दिया गया। इसके साथ ही हनुमान जी के विग्रह को भी हटा दिया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के दांव से बीजेपी को ही पटखनी देने की तैयारी में कांग्रेस, कमलनाथ ने बनाया प्लान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन भाजपा ने अभी से ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और यहां लगातार संगठन के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि कांग्रेस भाजपा के दांव से ही भाजपा को पटखनी देने का प्लान बना रही है। दरअसल कांग्रेस भी बूथ मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है। कांग्रेस ने भी अपने संगठन को धार देने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके तहत पार्टी बूथ मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है। प्रदेश के 65,000 बूथों पर कांग्रेस अपने 3 लाख युवा कार्यकर्ताओं की फौज उतारने की योजना बना रही है। प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ ने सभी सहयोगी संगठनों को इसके निर्देश दे दिए हैं। कांग्रेस सभी मतदान केंद्रों पर अपने आप को मजबूत करने में जुट गई है। खास बात यह है कि कांग्रेस इस काम में ज्यादा समय नहीं लेगी और पार्टी की योजना है कि अगले 2 महीने में हर मतदान केंद्र पर 5-5 कार्यकर्ताओं की तैनाती कर दी जाए, जिसके बाद ये कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिशें शुरू कर दें। चलते हैं पहली खबर की तरफ। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष एकजुट, मंगलवार की बैठक में तैयारी होगी आगे की रणनीति। जी हां दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हुआ, जिसमें किसानों और विपक्ष के गुस्से को शांत करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित किया गया। इसके अलावा पिछले सत्र में हंगामा करने वाले 12 सांसदों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। अब वो सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते हैं, जिस वजह से फिर से सभी विपक्षी दल एक हो गए हैं। साथ ही उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी।
एक संयुक्त बयान में विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि संसद में सभी विपक्षी दल एकजुट होकर 12 सांसदों के अनुचित और अलोकतांत्रिक निलंबन की निंदा करते हैं। राज्यसभा के विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर मंगलवार को इस मुद्दे पर बैठक करेंगे, जिसमें सरकार के सत्तावादी निर्णय का विरोध करने और संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए भविष्य की कार्रवाई पर विचार विमर्श किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून वापसी बिल पास होने पर राहुल गांधी का आया बयान, सरकार से पूछे ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानून वापसी बिल सोमवार को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा और कहा, हमें पहले से पता था कि कृषि कानून वापस होंगे। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से कई सवाल किए और पूछा कि सरकार को इस विधेयक पर चर्चा क्यों करना चाहती है। कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हमें मालूम था कि 3 काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। 3-4 पूंजीपति की शक्ति भारत के सामने खड़ी नहीं हो सकती है। वही हुआ और कृषि कानून रद्द करना पड़ा। ये देश और किसानों की सफलता है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार ने जिस तरह से कृषि कानूनों को बिना चर्चा रद्द किया, ये दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। वे जानते हैं कि गलत किया है और इस वजह से सरकार डरती है। संसद सत्र के दौरान 3 कृषि कानूनों, मृत किसानों, मुआवजा, काले कानून बनाने वाले के पीछे की शक्ति और अजय मिश्रा चर्चा होनी थी, लेकिन सरकार ने ये होने नहीं दिया। सरकार समझती थी कि किसान गरीब हैं, मजबूर हैं और उनको दबाया जा सकता है। किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सरकार किसानों की सभी मांगों को क्यों नहीं मानती? एमएसपी पर चर्चा क्यों नहीं की गई? किसके दबाव में कानून बनाए गए थे? कर्ज माफी पर चर्चा क्यों नहीं की गई? चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर्स फंड की जानकारी न देने पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सीआईसी और पीएमओ से किया जवाब तलब। जी हां दोस्तों, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न देने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एच.एस. मदान की बेंच ने केंद्रीय सूचना आयोग और प्रधानमंत्री ऑफिस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में कपूरथला निवासी याचिकाकर्ता अधिवक्ता नितिन मित्तू ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने 7 जून 2020 को पीएम केयर फंड के संबंध में लोक सूचना अधिकारी पीएमओ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुछ जानकारी मांगी थी। याचिकाकर्ता ने पीएम केयर फंड के बारे कैबिनेट प्रस्ताव से संबंधित जानकारी और सरकारी डोमेन की वेबसाइट पर पीएम केयर फंड के विज्ञापन से संबंधित अन्य जानकारी मांगी थी। याचिकाकर्ता ने अनुमति पत्र और पीएम केयर्स फंड द्वारा पूरे भारत में सरकारी वेबसाइटों और यहां तक कि विभिन्न अन्य विश्व मंचों की वेबसाइटों पर इसके विज्ञापन जारी करने व भुगतान की गई राशि की जानकारी मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी पीएमओ की तरफ से उसे 15 जून 2020 को जवाब दिया गया कि चूंकि जानकारी पीएम केयर फंड से संबंधित है, इसलिए वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के दायरे में नहीं आती है। इसके बाद याची ने पहली अपील दायर करके प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पीएमओ से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। हालांकि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने लोक सूचना अधिकारी पीएमओ के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने इस आदेश के खिलाफ मुख्य सूचना आयोग के समक्ष दूसरी अपील की, लेकिन 2 रिमाइंडर नोटिस दिए जाने के बावजूद उस पर आज तक निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए अभी याची ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले में आदेश देने की मांग की है। याचिका में बताया गया कि 23 सितंबर 2020 से उसकी अपील विचाराधीन है, उस पर आज तक सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट से इस मामले में उचित आदेश देने का आग्रह किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मंत्री भजन लाल पहुंचे भरतपुर, कहा कांग्रेस में नहीं बीजेपी में फूट। बीजेपी के लोग तो वसुंधरा राजे का फोटो तक नहीं लगाते। जी हाँ दोस्तों, मंत्री भजन लाल जाटव पूर्ण विभाग मिलने के बाद सोमवार को पहली बार भरतपुर पहुंचे। शहर में जगह जगह मंत्री का स्वागत किया गया। भरतपुर की सड़कों को लेकर भजन लाल ने कहा कि जिले में 7 विधायक हैं, जिसमें से 4 मंत्री हैं। चारों मंत्री मिलकर भरतपुर के विकास के हित में फैसला लिया जाएगा। भरतपुर में शिक्षा और चिकित्सा के साथ हर क्षेत्र में विकास हुआ है। अब भरतपुर में और भी ज्यादा विकास होगा। मंत्री भजन लाल से पूछा कि बसपा विधायक कांग्रेस विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। हाल ही नगर विधायक वाजिब अली ने कामा विधायक जाहिदा खान पर भी आरोप लगाए थे। इस पर मंत्री भजन लाल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, घर परिवार है, अगर किसी को कोई परेशानी है तो बैठकर बात की जाएगी। कोई दोनों में व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है। मंत्री भजन लाल ने बीजेपी के बारे में कहा कि नाराजगी तो बीजेपी में है। बीजेपी में इस तरह का माहौल है कि बीजेपी वाले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोटो तक नहीं लगाते हैं। वसुंधरा राजे अपना अलग कार्यक्रम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना अलग कार्यक्रम करते हैं। इसी कारण बीजेपी उपचुनावों में तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। जब मंत्री भजन लाल से पूछा गया कि क्या पायलट गुट के विधायकों को मंत्रिमंडल में अच्छे पद मिले हैं, तो उन्होंने इसे यह कहकर टाल दिया कि यह हाईकमान का फैसला है। यह मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। जो फैसला हाईकमान करता है वही मान्य होता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पहले भूमि अधिग्रहण बिल,
फिर कृषि कानून, दोनों बार बीजेपी को जनशक्ति से माननी पड़ी हार। अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा ने हर बार खेती किसानी को निशाना बनाया और हर बार हार ही मिली। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, पहले भूमि अधिग्रहण बिल फिर कृषि कानून, दोनों बार भाजपा को जनशक्ति से हार माननी पड़ी। कृषि कानून लाते समय किसानों से मंत्रणा नहीं की तो कम से कम लौटाते समय तो कर लेते, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की लाज रह जाती। इससे पहले सपा सुप्रीमो ने यूपीटीईटी पेपर लीक होने पर भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट कर कहा, यूपीटीईटी 2021 की परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से रद्द होना 20 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भाजपा सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा व परिणाम रद्द होना आम बात है। ऊपर शैक्षिकी भ्रष्टाचार के चरम पर है। अखिलेश यादव के अलावा मायावती ने भी ट्वीट कर कृषि कानूनों की वापसी को लोकतंत्र की वास्तविक जीत बताया। मायावती ने कहा, देश में किसानों के 1 वर्ष के तीव्र आंदोलन के फलस्वरूप 3 अति विवादित कृषि कानूनों की आज संसद के दोनों सदनों में वापसी किसानों को थोड़ी राहत के साथ ही यह देश के लोकतंत्र की वास्तविक जीत है। यह सबक है सभी सरकारों के लिए कि वे सदन के भीतर व बाहर लोकतांत्रिक आचरण करें। मायावती ने कहा, देश के किसानों की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के क्रम में खासकर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने की मांग पर केंद्र की चुप्पी अभी भी बरकरार है। केंद्र द्वारा इस पर भी सकारात्मक पहल की जरूरत है ताकि किसान खुशी खुशी अपने घर लौट सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नड्डा की अधर्मी टिप्पणी ने ब्रांड गोवा को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, गोवा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सोमवार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से गोवा निवासियों के एक वर्ग को अधर्मी कहने के लिए माफी की मांग की। नड्डा ने यह टिप्पणी पिछले सप्ताह की थी। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने यह भी कहा कि नड्डा की टिप्पणियों ने राज्य की ब्रांड छवि को नुकसान पहुंचाया है। यह राज्य सांप्रदायिक सद्भाव शांति के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां आकर गोवा के लोगों को अधर्मी कहा। हमने स्थानीय भाजपा नेताओं से कहा था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभूतपूर्व तरीके से लोगों का अपमान किया है। चोडनकर ने पणजी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमने राज्य के भाजपा नेताओं से लोगों से माफी मांगने बयान की निंदा करने का आग्रह किया था। 4 दिन हो गए हैं, लेकिन भाजपा नेताओं की चुप्पी ने इस अपमान को बढ़ा दिया है। नड्डा ने 25 नवंबर को अमोना में मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में एक बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, महाभारत रामायण हमें यह भी बताते हैं कि हर युग में जहां अच्छे के लिए काम करने वाले होते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो अधर्म के लिए काम करते हैं। नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा था, हमें उन्हें धर्म के रास्ते पर लाने के लिए काम करना होगा। धर्म के रूप में क्या सही है, समाज के लिए अच्छा है, आचार संहिता क्या है, सभी के लिए क्या अच्छा है। चोडनकर ने कहा, जब उनके राष्ट्रीय नेता गोवा आते हैं, गोवा के अधर्मी को बुलाते हैं, कहते हैं कि उन्हें धर्म के रास्ते पर वापस लाने के लिए एक आचार संहिता बनाई जानी चाहिए, तो यह गोवा वासियों का बहुत बड़ा अपमान है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने राज्य की ब्रांड छवि का नुकसान किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का फूंका पुतला, सरकार से बर्खास्त करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप ने कहा कि 4 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक चैनल डिबेट पर वीरांगना फूलन देवी का घोर अपमान किया, जिससे कश्यप निषाद समाज पूरी तरह गुस्से में है। समाज की तरफ से मांग की गई है कि प्रधानमंत्री इस घटना पर स्वयं संज्ञान लेकर सुधांशु त्रिवेदी को राज्यसभा से बर्खास्त कर जेल भेजा जाए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सुधांशु त्रिवेदी को बर्खास्त नहीं करती है तो यह उनके प्रवक्ता की नहीं, भाजपा की मानसिकता मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कश्यप निषाद समाज का अपमान ही नहीं, पूरी नारी शक्ति का अपमान है, क्योंकि फूलन देवी ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लिया और वो विश्व की 4थे नंबर की आयरन लेडी कहलाई गई। पुतला दहन करने वालों में समाज के काफी लोग मौजूद रहे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, क्या दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर चल रहा काम? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली NCR में प्रदूषण के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर काम चल रहा है। प्रदूषण के मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने केंद्र के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे सभी प्रोजेक्ट रोके जाने चाहिए। विकास सिंह ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लोगों के जीवन से ज्यादा कीमती नहीं है। हमारे पास वीडियो है कि कैसे उस प्रोजेक्ट की धूल प्रदूषण बढ़ा रही है, जबकि छोटे प्रोजेक्ट बंद हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप आदेश लिखवाने की कोशिश न करें।
हम संघर्ष कर रहे हैं कि वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए, चाहे वो सेंट्रल विस्टा हो या कुछ और। हमें नहीं लगता कि हम कुछ नहीं जानते, हम भी जानते हैं और एसजी तुषार मेहता को भी जवाब देना होगा। ध्यान भटकाने के लिए वे सिर्फ कुछ मुद्दों पर ध्यान न दे। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, आज जवाब दीजिए कि क्या दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर काम चल रहा है।